Is it on? Yes, it is. I hear my voice loud and clear. Hello, good evening, everyone. I'll start off by saying that it's such a privilege to be here on this stage with Shahu sir, who's told me not to call him sir. He doesn't like it, so I'll call him Shahu ji. But it's an absolute privilege to be here with Shahu ji and with you, Bhushan. Bhushan and I know each other for many years, and I think we're meeting after 20 years today. So it's lovely that this book has brought us together. So I don't know how many of you have a copy of this book or have read it. I really appreciate you coming here to this session. Um, but as far as uh, my very humble opinion goes, I think when you're talking about the the story of Indian food, the food narrative of India, when you talk about understanding what Indian food culture is all about, this is the most important piece of literature to have emerged in the last 30 years, if not more. As Antoine rightly mentioned in a post of his, that after Dr. Katie Achaya's book, which documented, a historical dictionary of Indian food, if you follow his work, which documented how we eat, why we eat, very, very diligently. I think this is the most important book to have come out, to have emerged in Indian food writing after that. और सर थैंक यू कि आपने सबसे पहले थैंक यू कि आपने ऐसी किताब लिखी हम सब के लिए और रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आपने ये किताब सबसे पहले सर क्यों लिखी ये आप बताएंगे हमें आप कहा था ना सबको ओके दलित सॉरी दलित लिटरेचर का जो 70s में शुरू हुआ तो उसमें इस बात की बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं कि क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे उसका डिटेलिंग नहीं था तो मुझे करना पड़ा 90s में 91 92 में मराठी अखबारों में आना शुरू हो गया कि मुंबई में कहाँ पे क्या फूड मिलता है क्या नहीं मिलता है वगैरह मैंने कि हमारा क्यों नहीं मिलता है तो उनका मैंने लिख के भेज दिया उस वक्त लेकिन मराठी पेपर अच्छा था कि वो वापस भेजते थे कि ये साभार परत उन्होंने मुझे भेजा वो 20 पन्ने का मेरा वो हाथ से लिखा हुआ जी जी तो वो रख दिया मैंने क्योंकि उसमें वजड़ी लिखा था लिखा सब कुछ लिखा हुआ था वो वापिस आया तो रख दिया मैंने उसके बाद 2012 की बात है फिर उसके बाद में मेरे फ्रेंड ने आपका कुछ लिखो मैंने कहा है यार मेरे पास में तो मैंने वो निकाला तो वो मिला मुझे तो फिर मैंने वो उसको फिर से तो मेरा फ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं शाहू एक काम करो अभी इसको आप सविस्तार लिखो सविस्तार लिखते ना तो वो उसकी बुक ही बन गई तो ये वो बुक है क्योंकि हमारे जो दलित साहित्यिक थे उन्होंने सिर्फ टोना लिखा है टोना के 16 भाग 16 सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका उन्होंने पूरा लिखा नहीं है कैसे बनाते हैं कैसे खाते हैं रत्ती कैसी होती है उजड़ी कैसी होती है पोपीस क्या होता है त्याच्यानंतर जीप जीप काय असते फाशी काय असते आंबळा काय असतो लिहिलेलं नव्हतं त्यांनी तो इसलिए फिर वो मुझे लिखना पड़ा कि मुझे अभी लिखना चाहिए तो इसलिए मैंने लिखा मैंने एक्चुअली वो मेरा सेक्शन नहीं है लिखने का मतलब नहीं अभी लिखना क्योंकि अभी मेरे बच्चे जो है ना उनको पता नहीं कि मैं मेरे फोर फादर क्या खाते मैं फोर फादर मैं क्या खाता था मेरे बच्चों को पता नहीं आज लिखना पड़ा और मैंने लिखा उसको
उससे ये बुक बन गई। ये बुक का भी 4th एडिशन आ रहा है। तो मैंने, लेकिन मुझे एक दुख की बात है कि मैंने बुक लिखी पहली बार 10 फेब्रुवारी 2015 पहिलं पुस्तक आलं। बहुत छोटा था वो, पतला कुपोषित पुस्तक होतं ते, कुपोषित आणि ते कोणीच काही लिहिलेलं नाही। ते वाचलं मी, पढ़ा मैंने तो लगा कि ये तो उसमें तो बहुत गलतियां हैं। मैंने वो बुक फिर से लिखी एक बार। अच्छा। दूसरी एडिशन आ गई जब पैसे पे बैन आ गया था। नहीं ऐसे 2016 में। वहाँ पूना में हम दोनों ने किया था, वो नागरा मंदिर में आया था उस वक्त। वो फिर से मैंने बुक लिखी, वो उसमें बहुत गलतियां थी। किसी ने बताया कि उसमें गलतियां हैं। मैंने ये बुक तीसरी बार फिर से लिखी है कि बताया नहीं कि इसमें गलतियां हैं, लेकिन जानकार लोग पता है कि इसमें गलतियां हैं, किसी ने मुझे बताया नहीं है। जो हमारे लोग हैं, क्योंकि बाहर का आदमी कोई बता नहीं सकता इसमें क्या गलतियां हैं, है ना। तो हमारे लोगों ने बताया कि इसमें क्या गलतियां हैं। अभी 4th एडिशन आ गई है, उसमें भी गलतियां थी, अभी वो मैंने पूरी सुधार दी है। तो वो बुक लिखी मैंने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें गलतियां निकालने वाले कोई, मतलब देखिए, गलतियां निकालेंगे तो मेरे लोग निकालेंगे, बाहर आदमी निकाल सकता। बोटी है, उजड़ी है, रक्ती है, वायला है, उसको बहुत सारे वर्ड्स है उसमें, निबड़ है, जुमान है, तुमान है, किसको पता है? सिर्फ मेरे लोगों को पता है ना। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, उनको शर्म आती है कि हम बताएंगे तो हमारी जात का क्या कहते हैं उसको, हाँ, सीक्रेट्स बाहर चला जाएगा, अपनी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन उनको अभी आजकल पता चला है कि मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है कि मेरे 4 आने वाली पीढ़ियां हैं, वो पता चला है कि हम लोग क्या खाते थे। अभी सब बर्गर पे आ गए हैं। गांव में मैगी मिलती है भाई 5 रुपया में, मेरे गांव में भी। तो मैगी वाली पीढ़ी को पता चले कि मेरे आजोबा क्या खाते होते, ऐसा है। इसलिए मैंने लिखा है। दूसरा, मेरा किसी के मैंने कोई टीका टिप्पणी इस बुक में कुछ कहीं भी नहीं है। भूषण, आप जब ये रचना जो है सर की ट्रांसलेट कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने ये किया, बिकॉज इट हैज़ बिकम एक्सेसिबल टू सो मैनी मोर पीपल इंक्लूडिंग मी नाउ। जब ये बुक पहले आई थी तब से मैं सोच रही थी कि मुझे मराठी पढ़नी नहीं आती, सो आई वॉज वंडरिंग हाउ एंड व्हेन आई बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड आई वुड गो टू माई फ्रेंड्स आस्किंग देम कि ये क्या लिखा है इसमें, इसका क्या मीनिंग है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इतना इम्पोर्टेंट काम किया है। जब आप ट्रांसलेट कर रहे थे तो इसमें कोई ऐसा, मतलब सबसे मुश्किल आपको क्या लगा? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपने किस चीज़ में फेस किए? क्या कोई सेक्शन था या फिर लैंग्वेज? उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। मेरे मराठी जो बुक है इसमें 30% वर्ड्स अभिजात मराठी में नहीं है। 30% वर्ड्स, बराबर ना, जास्त कमी जास्त, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम, ये तो कोंकण से बिलोंग करते हैं, आई एम फ्रॉम घाटी ना, ओके। तो इसको मैं अभी भी मानता हूँ, इसलिए कि इसने वो पूरा समझ लिया क्या 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 है। क्योंकि मराठी में किसी भी अभिजात मराठी में इस बुक के 30% वर्ड्स है ही नहीं है। तो अभी एक्चुअली उसका ये सब कमाल है, उसका मैं अभी मानता हूँ। Thank you so much. It means a lot to come that from the writer himself. And you asked me about the challenges and the most difficult part. So before that, when the Marathi book was published, I had curated some sessions with Shahuji, where actor Nandita Patkar had read out the excerpts, and we had a couple of sessions, and I enjoyed that process thoroughly, and I was like looking forward to doing more of that and working with him again. And when when Shanta Gokhale suggested my name to HarperCollins and they approached me, I was super happy and I was like looking forward. But when I started reading the book with an intention to translate it, I realized that I have taken a
it's a night. It was a nightmare because it was like he said. In the context, you understand things, but when you are translating, you must know each and every word and the context of it because so many words have so many different meanings, and I don't know with which intention he has written a particular word. So मैंने उनकी नींदें खराब कर दी थी. हमेशा मेरे 50 phone calls तो रोज रहते ही थे. So then finally he got fed up and he suggested that why don't you come and stay with us for a few days and you see. So I love travel, I love food, I love meeting people. So I took up that opportunity and I went and visited his family in Usmanabad. And I think that stay really taught me a lot because जो ऐसे हाँ ये word का क्या है ये समझ में नहीं आता. If you see it, if you feel it, if you taste it, then you get that. And that was so everything was challenging. नाही उकरी म्हणजे काय उकरी खुरप दत्ताळ ते मग शब्द नसतात ते वो सब वर्ड नहीं होते हैं वो उसका पूरा मीनिंग होता है निबळ म्हणजे अभी वो बंदा आ गया तो निकल जाओ यहाँ से है ना कोड लैंग्वेज में ना जैसे बायलाटा मीन्स वो बीफ लेके आया ना तो अभी इधर रख दो जुमाना मीन्स मुस्लिम आ गया है तो अभी उधर कुछ बोलो जैसे रेगाळ्या मीन्स नाही बामण आलेला आहे तर काय म्हणतो तांडाळ मीन्स मराठा ये मराठा म्हणजे ये एक वर्ड में पूरा सेंटेंस है. But I really like Regalia because Regalia technically means the one who draws lines, and they have that as a code word for Brahmins because they were the only ones to draw lines. Lovely. So language, in a sense, आप लोगों ने एक नई लैंग्वेज क्रिएट की है पहले से ही. आप हम तक लाए हैं. You have brought it to us. But unfortunately, all these code languages and the dialects are slowly. I mean, I don't think कि तुमचे मुलांना ती भाषा येते. So you have documented a language also some part of it. Along with the recipes before they get lost, right? So I know this is a book which has recipes. I won't call it a cookbook. Cookbook नहीं है ये हाँ ये cookbook नहीं है ये एक documentation है, anthropological documentation है जिसमें recipes भी लिखी गई हैं. But recipes पढ़ाएं उससे पहले before we speak about food, I'd like to talk about hunger and the idea of hunger. Have we, and I'd like us to reflect on if we have really felt hunger. क्या हमने भूख कभी actually महसूस की है? And I'm not talking about hunger which can be satiated in 2 hours or in the next half an hour, or if you're fasting then maybe in the evening. I'm talking about hunger which is never satiated. वो भूख जो कभी मिटती नहीं है. आज भी इंडिया में about 50% of our population does not have access to 3 meals a day. उनको दिन में 3 meals नहीं मिलते हैं. There are about almost 70 lakh children in the country who are zero hunger. They're called zero hunger children, and what that means is that they have not eaten anything in the last 24 hours, and these are toddlers. These are children between 6 to 23 months. And most of these people going hungry and these children are from historically oppressed communities. What Shahuji has done in his book is that he's given them a voice. He's given their struggles, their challenges, and their relationship with food a voice. So while we reflect on what hunger really means, I'd like to ask him, sir, जब हम भूख की बात करते हैं तो इस शब्द का आपके लिए क्या अर्थ है? इस पर मैंने बहुत सोचा हुआ इस बात पे. अब आज की बात कर रहे हैं, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ. मतलब आज की भी और पास्ट की बात कर रहा हूँ. पहली बात तो ये है कि अपने यहाँ पे 2 कल्चर्स हैं.
एक उपवास खा, उपवास करके भगवान के पास, उपवास मीन्स भगवान के पास चले जाओ। और दूसरा है वो कि मेरे पुरखों ने भूखे रह के भी जिंदा रहने का एक इजाद किया हुआ है, टेक्निक। मतलब आप अनाज होते हुए भी भूखे रहो और भगवान को पाओ। और मेरे पुरखों ने और अब तक वो ये इजाद किया है कि भूखे रह के भी जिंदा रहो। दो टाइटल्स है। तो इस पर मैं बिलकुल काय म्हणतात ठाम आहे त्याच्यावर मी की उपवास करून देवाकडे, देवाला प्रसन्न करणे आणि उपाशी राहून जिवंत राहणे, त्याचं मी प्रोडक्शन आहे। म्हणून मी जर त्यांनी ते टेक्निक साध्य केलं नसतं, उपाशी राहून जे आहे त्यात खाऊन जर ते जगले तर मी तर आलो नसतो ना। हा हे आपल्या संस्कृतीचे हे दोन महत्वाचे भाग आहेत, उपवास करणारे, ठरवून उपवास करणारे आणि उपाशी राहणारे। आप जो बात कर रही थी वो इतने बच्चे भूखे मरते हैं, वो मेरे बाजू के हैं, वो उपवास करने के बाजू के नहीं है। मुझे कोई पुण्य प्राप्ति नहीं करनी है, मुझे जिंदा रहना है। If anyone didn't understand what Sir said, we can. Yeah, what he said was there are in our religion there are it's said that if you fast you will reach the God, or you will make the God happy, and you will get kind of a redemption. And yeah, correct. But his forefathers, his community was forced to stay hungry and was forced to fast, and they had developed the technique, or they had developed the genes in such a way that they could survive despite the pangs of hunger and the starvation. And big thanks to their strong genes, he is here, because otherwise he wouldn't have born. That's what. So the survival and the all this, like, and he made a pun of that word upavas. Upavas means fast, and some people do it to please the God, and some people have to do it to survive. Forced to do Forced it to do it. survive. Yes. Similarly, sir, आप कह रहे थे कि जो आपका खाना है वो भी आपकी चॉइस नहीं है, वो भी आप पर फोर्स किया गया है। तो इसलिए आप इसके बारे में आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि कोई शर्म नहीं है, इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मतलब पहली बात तो आपको मैं कि उस चीज का प्रचार किया जाता है, मतलब पब्लिसिटी किया जाता है कि जो चीज अवेलेबल नहीं है, मतलब अस्तित्वात नाही, शाकाहारची प्रचार आज करावा लागतो कारण तो शाकाहार अस्तित्वात नव्हता। He's saying that vegetarianism needs to be publicized, because it's not a normal thing. It's not. It has to be imposed, because it's not very natural to be vegetarian for human beings. मांसाहारी माणसाने किती प्रचार केलाय का की या मांसाहार करू आपण, चला मांसाहार। Non-vegetarian people never do any. कारण ते ऑलरेडी आम्ही मांसाहारी आहोतच, त्यामुळे प्रचार करावा लागत नाही। In fact, non-vegetarian people are not happy that everyone has started eating non-veg, because the prices have gone up. Exactly. अच्छा, अरे आम्ही आधीच सांगितलं। नाही आवडू शकतो अच्छा था। दुसरं की काहीतरी मी विसरलो, मी तुम्ही काहीतरी बोलतो। सर, आप जब आप कह रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम अंदर बैठे थे, तो सर ये बता रहे थे कि ये हमारा जब आपने पहली किताब निकाली तो सवाल उठे, लोग उसको बोल रहे थे, लाइटली ले रहे थे, और शायद शर्म भी। हाँ, वो बोला कि मैं कुछ जोक लिखा हुआ है, मतलब
कोई विनोद काम चालू विनोदी लिहिले वगैरे क्योंकि वजडी रक्ती टोणा चाण्या हे सगळ्या गोष्टी अशा येतात आणि हे काय ह्याच्यामध्ये लिहिण्यासारखं काय आहे असं वाटत होतं लोकांना. लेकिन देखिए ऐसा है मराठी में लिखा तब लोगों को जोक लगा, बोलने का नहीं. इंग्लिश माने के बाद लोगों को लगा कि ये कुछ अच्छा लिख रहा है. It had to be brought into English for people to realize that it's a serious work. And when he wrote it in Marathi, people, his community members thought that, what, why the hell is it? त्यात काय मोठी गोष्ट आहे, आपलं सगळंच माहित आपलं ना. म्हणून पुस्तक येऊन 8 वर्ष होऊन गेली. मराठी पुस्तक, मराठी बुक आके 8 साल से ज्यादा हो गए, 9वां साल चल रहा है. उसको सीरियस किसी ने लिया नहीं. ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मराठी में तो उसको कुछ आया लिखा नहीं है. देखिए जो लिखना है वो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे. इंग्लिश में आप लोगों को लगे ये कुछ तो सीरियस मैटर है, कुछ तो इंग्लिश में आ गया ना तो सीरियस मैटर है ये. तो मराठी like a sanction. हाँ, मराठी में तो सीरियस मैटर नहीं था, ये जोक था. ये क्या अपना ही है पुढा, आपण टोळा ठोकतो, खातो, नळी ठोकतो, खातो, वसू खातो. लेकिन इंग्लिश में आया तो कुछ तो सीरियस मैटर है. तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा उसको क्या म्हणतात त्याला तो खूप महत्व आलेलं आहे. जी सर, आप हम again we've been chatting and as you noticed you spent 5 minutes with sir and out of 5 minutes you're laughing for 3 of those minutes. So humor जो है वो आपके राइटिंग में भी है एंड आपने ये भी लिखा है कि ह्यूमर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब रोज़ की ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट होती है, इतनी मुश्किल होती है, हम ह्यूमर इज़ ऑलमोस्ट अ सर्वाइवल टैक्टिक. हम ह्यूमर को यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए, और ये ह्यूमर को आपको ट्रांसलेट भी करना पड़ा, उसका जो मीनिंग है. सो वो व्हाट वाज हाउ डिफिकल्ट was that for you, Bhushan? But मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अति झाल्याने हसू आलं. अति झालं आणि हसू आलं. I can't translate that. it's in the book. बहुत ज्यादा दबाव आता है ना तो आदमी दुख में आदमी हंसता है फिर बाद. इससे ब्लॅक कॉमेडी होता है. अति झाले हसू आलं. जसं की फाशीचा जो त्या पुस्तकामध्ये फाशी म्हणून एक उल्लेख आहे. वो जोक कहूँगा नहीं, वो सिर्फ समझ में आता है, वो सिर्फ जो दलित है ना, मतलब खाने वाले 2 ही कास्ट है महान. तमाशा वो बुक में भी है. तमाशा में बोलूँ का मैं? एक वो तमाशा जानते हैं सब लोग. तो तमाशा में वो राजा होता है, ये सब ऐसे वो हमारे लोग होते हैं सभी. तो एक उसको पकड़ कर लाते हैं को, और वो बोलता है प्रधान की ये चोर को पकड़ कर लाया है. राजा बोलता है कि इसने चोरी किया तो उसको फांसी दे दो. मराठी हिंदी में फांसी, मराठी में तो फांसी. तो वो एकदम कूदता है, जोर से बोलता है कि अरे राजवाड़े में फांसी मिलती है, मैं तो बहुत खाता हूँ. Because फांसी in Marathi, standard Marathi. इंग्लिश में एपिग्लोटिस होता है वो फांसी. वो बोलता है कि मैं तो बहुत खाता हूँ. तो जो सामने के लोग हंसते हैं ना, उनको पता है कि फांसी क्या होता है. So the same word is used for yeah. तो किसी को someone is to be given a death punishment, it's the same word. And if he's served the dish of that particular body part epiglottis, then that's also the same word. So when the person is sentenced death, like by the command of the king, he feels that he is going to be served that epiglottis, and he becomes very happy. And that this joke is understood by only the Dalit communities who are watching that performance. And to see them laughing like crazy, other people get uneasy. What is there to laugh? And they become inquisitive. So the translation of this humor was, how did you handle that? Because it is so crucial to the writing in the book. That is for you to tell me. No, I think it's come across beautifully. But was there
a challenge in doing it, like when you Not really, because even I believe that humor is a very essential part of our life, and not just if you are deprived, otherwise also. And so when it comes, so also I feel that when uh, outsider describes a particular community or a particular section of the society, they picturize everything in black and white. Like they feel ki, oh, they would be so sad, and so 24/7 they are not sad. Even they laugh, they have their happy moments, and during so. And I think what Shahuji has done is a brilliant job, because he's written the book using humor, but also in a very matter of fact way. There is no complaint. There is no the mentality of revenge or anything. He's just described what used to happen. And if you read, you have to use your own sensibilities and your own lenses to understand uh, the the depth of that particular situation. So I think that is already there in the original book. So it was easy for me to just present it as it is. it would be a good time to discuss the lullaby, the Palna. Yeah. And Sure, do you sure. want to, Shahuji wanted to read out something Sing for all it. of us, to sing it, Yeah. to sing something for all of us. Yeah, but पाळणा let me. पाळणा आपल्याकडे मराठी बच्चा 12 दिन का होने के बाद में उसका नामकरण विधि होता है, तो मराठा में उसको 12वें दिन उसको नाम रखा जाता है, 12-13वें दिन वगैरह। उसके एक्चुअली उसके 12 स्टैंजा होता है, गाना होता है उसका। तो वो जब चली गई तो मेरे को सिर्फ 3 याद थे, 3 स्टैंजा मुझे याद थे, तो वो मैंने लिखा हुआ है। तो लेकिन इन्होंने अंग्रेजी में जो किया है ना, इससे फैबुलस है, क्योंकि इसका कोई ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो टोटल हमारे लैंग्वेज में था। तो पहले वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं मराठी में पढ़ूंगा। If you have the book with you, this is on page 85. Ari Bandar, Bori Bandar, what a fun fair. Cut the buffalo, give me my share. The stone broke while crushing the bone. Sleep, oh baby, sleep in your zone. On the first day they sharpened the knife. Business is slow, said the butcher's wife. Mouths water when the meat is fried. Sleep, oh baby, sleep on this side. On the second day rises the collar. Liver and kidneys stuck in the molar. Hey you mister, mind the ladle. Sleep, oh baby, sleep in the cradle. On the third day got a lot of meat. Cats and dogs gather in the street. The chunks are a bounty, have a look. Sleep, oh baby, sleep in your nook. हे विडंबन He says that it's a parody of the original Marathi. पाळण्याचा हा Correct. विडंबन आहे पाळण्याचा, Correct. हे So- काही ओरिजिनल पाळणा नाही आहे। This particular song style is sung or it's performed on the 12th day of the childbirth to welcome him and to name him. It's a naming ceremony song. And the original Marathi song must be something different. And their communities have correct, and they have kind of made a parody of this song. So now he will sing the song for us. अच्छा, याच्यामध्ये जे आरीबंदर बोरीबंदर आहे ना, बोरीबंदर मीन्स VT station. VT स्टेशनच्या बाकी पलीकडे होते। तो म्हणजे याचा अर्थ असा की ह्याचा संदर्भ असा लागतो की कदाचित त्या काळामध्ये आमचे लोक मुंबईत आले असावेत, कारण बोरीबंदर स्टेशन होतं व्हीटीच्या पलीकडे, आत्ताचं सीएसटीच्या पलीकडे, तर त्याचा तो संदर्भ असा होतो। म्हणू का मी? बरं। आरीबंदर बोरीचा फाटा, कापिली म्हैस टाकीला वाटा, टोणा ठोकताना फुटला पाटा, जो बाळा जो जो रे जो। आरीबंदर बोरीचा फाटा, कापिली म्हैस टाकीला वाटा,
टोना ठोकताना फुटला पाटा जो बाळा जो जो रे जो. इथं कुठेही गाय बैल म्हटलेलं नाही, म्हैस म्हटलेलं लक्षात ठेवा. He's saying even in that old song there is no mention of cows, it's only a buffalo. तेव्हा पण काय पवित्र होती लक्षात ठेवा. विनाकारण कॉन्ट्रोवर्सी व्हायला नको म्हणून सांगायला नाही. पहिल्या दिवशी खंदिली नानी मंदी बोलती खाटकाची राणी. म्हणजे खाटीक मुस्लिमच असत बरं का. कसाई आणि खाटीक दोन प्रकार आहेत. कसाब म्हणजे गाय कापणारे आणि खाटीक म्हणजे बोकडाचं मटण कापणारे. तुकारामाने सांगितलेलं आहे, ते मी सांगत नाहीये बरं का. पहिल्या दिवशी खंदिली नानी मंदी बोलती खाटकाची राणी. चाण्या भाजताना तोंडाला पाणी जो बाळा जो जो रे जो. चाण्या भाजताना तोंडाला पाणी जो बाळा जो जो रे जो. दुसऱ्या दिवशी दुसरीचा राडा काळीज बोक्यांनी भरल्या दाडा. कारण काय आहे, काळीज बोके म्हणजे किडनी अँड काय म्हणतात, काळीज आणि बोके. अच्छा ओके, लिव्हर अँड किडनीज इज अ पेरिसिबल एटम्स. ओके, तो उसको जल्दी खाना चाहिए. दुसऱ्या दिवशी दुसरीचा राडा काळीज बोक्यांनी भरला दाडा. गणा दादा तुम्ही फरदुळ बाळा जो बाळा जो जो रे जो. तिसऱ्या दिवशी तिसरीचा राडा कुत्र्या मांजरांनी भरला वाडा. आंबळ गाठीचा सुटला तिडा जो बाळा जो जो रे जो. आंबळघाट मीन्स मी सांगायला काय मला बघावं लागेल. नाही नाही, आंबळघाट म्हणजे मोठा आतड. लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, थैंक यू. इसमें जब मैं पढ़ रही थी सर, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज थी. बट एक चीज़, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जो फूड एंड कास्ट के ऊपर किताबें पढ़ता है. तो उस ग्रुप ने किसी ने एक बार अमेज़ॉन का रिव्यू भेजा था इस बुक का कि देखो लोग क्या कह रहे हैं. और उसमें लिखा था कि इस किताब में जो रेसिपीज़ हैं, एक रिव्यू था, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस किताब में जो रेसिपीज़ हैं उसमें मेजरमेंट नहीं दिया है. And that's a very layered, the answer to that is extremely layered, because when deprivation is status quo, how do you expect someone to put quantities down, right? But sir, आप बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारे चम्मच से खाना आज भी गलत समझते हैं. चम्मच थी नहीं पहले तो कितना चम्मच डालना है, टीस्पून तो पता ही नहीं था हम लोगों को. सेकंड थिंग ऐसा है कि देखिए औरत कितना काम करते हो. सुबह उठ के वो पीसो, खाना बनाओ, खेत में काम करो आदमी के साथ में, फिर वापस आओ पूरा ईंधन लेके, फिर से खाना बनाओ, फिर खाना खिलाओ. सब लेडीज को करना पड़ता. आज भी वही करो, वही है. मिक्सर आया है, ग्राइंडर आया है, लेकिन वो जेंट्स नहीं चलाते, जेंट्स लेडीज ही चलाती है आज भी. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. उसको पता है कि सामने 10 आदमी, मेरे घर में कितने बच्चे हैं, कम से कम उस वक्त 5-6 बच्चे रहते थे. ठीक है, घर में 10 आदमी. समझो कोई मेहमान आ गया तो देखते थे कि सामने देखिए, दलित फूड में, दलित नहीं है, पूरे गांव के फूड में, दलित की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 आदमी उसको पता है कि मुझे कितना उसमें डालना है. उसको नजर से देख के बोलती थी कि कितना डालना है. 2 आदमी पड़ गए तो एक थोड़ा पानी डाल दो, नमक डाल दो, बात खत्म हो गई. इसलिए वो टीस्पून और ये कोई स्पून और चम्मच ये हमारे यहाँ पे नहीं, आज भी नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ. वो तो बात अलग है. दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो सब्जी होती है ना, कालवन, वो लिक्विड होता है. ज्वार का रोटी बहुत सोख लेता है, इसलिए सूखा सब्जी बिल्कुल नहीं के बराबर है. इसलिए ये जो इतना उसको पता है वो के लिए होता है. और दूसरी बात ऐसी है कि इंग्रेडिएंट्स है या नहीं है, अवेलेबिलिटी इज
है या नहीं है वो मेन है उसमें। हल्दी नहीं है तो नहीं है, एक कोरिएंडर नहीं है तो नहीं है। Yeah, a lot of his recipes say that जो add है this उससे if available, add that if available. इफ अवेलेबल, मैंने वही लिखा है बुक में भी कि अगर है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो उसको। क्योंकि सामने वाले आदमी को खाना है कि सोना है, उसको जिंदा रहना है ना, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। और जो खा रहा है उसको पता है कि समझो कि मेरा मतलब एक वाइफ लेडी है, आपका हस्बैंड, उसको पता है कि मेरे घर में है ही नहीं तो कहाँ से डालेगी, जीरा नहीं तो कहाँ से डालेगी, नहीं लाएगी ना, लाने वाला तो वो है ना। तो ये मेन थिंग ये है कि जो अवेलेबल है उसमें खाना बना के 10 लोगों को रात में खाना के सुला दो, उसकी भूख पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे बुक में कभी भी ये टी स्पून, और आपको टी पता नहीं था तो स्पून कहाँ से आया? आप जानते हैं, मतलब अभी मैं थोड़ा सा मतलब बच्चों को दूध पिलाना होता है ना छोटेपन में, तो सीम से पिलाते थे। सीम जानते हैं? सेल से नदी में मिलती थी सीम, सेल से हम दोनच वेळा आमच्याकडे ते उपभोगात यायचं। आदमी मरता है तो उसको पिलाते थे, और बच्चा पैदा तो उसको पिलाते हैं, उसके बाद बीच में कहीं पिलाते नहीं थे। हाँ, वो तरन मत, उसको तरन बोलते हैं। आदमी मर रहा है ना, उसका मरने से पहले उसको गंगा जल पिलावे जो भी है ना, उससे वो सीप से पिलाते थे, या फिर बच्चा पैदा उससे, उसके बाद बीच में कहीं पे भी सीप नहीं थी और चम्मच भी नहीं था हमारे यहाँ पे। इसलिए हमारे यहाँ की लेडीज को पूरा दिमाग में, खाना दिमाग में होता है कि हमको क्या बनाना है, कितने लोग हैं। कोई स्पून की जरूरत नहीं होती, कोई टी स्पून की जरूरत नहीं होती। आज मैं भी ऐसे, मेरी माँ भी ऐसी बनाती है, और मेरे इंग्लिश बुक में वही लिखा है मैंने कि मेरे मदर ने भी बोला है खाना बनाना जो है वो नक्की मुट्ठीचा खेळ असतो, वो जादू जैसा होता है। हाँ 10 लोग है ना तो इतना इतना डालूंगी मैं, वो जादू ही होता है। खाना बनाना जादू होता है, वो दिमाग में होता है खाना बनाना। वो सामने आदमी लेकर देखते हैं कि इतने लोग हैं, इतना खाना बनाना है। इसलिए हमारे यहाँ भी टी स्पून और ये कुछ आज भी नहीं है गाँव में, और जो है उसमें बनाना है, अवेलेबल जो है उसमें, और उसी में जो अच्छा बनता है ना वही सबसे अच्छा टेस्ट होता है। It's time for to open the floor to questions. So if anyone would like to ask, please go ahead and we should take questions. नमस्कार शाहू सर, मैंने मराठी में कुछ दिन पहले इस बुक का रिव्यू पढ़ा था, तो उसमें मराठी में जो टाइटल है अन्न है अपूर्ण ब्रह्म, तो वो टाइटल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें आया था। तो अगर आप ऑडियंस को बताओगे इस बारे में कि ये आपने टाइटल कैसे आपको सूझा और आपने क्यों रखा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। आपल्याकडे ते एक मराठी में है, आप तुम्ही सांगा। There is a prayer in Marathi which several generations of Marathi have been chanting before every meal, and it uses this phrase "Anna hai Purna Brahma," which means food is the complete reality. Food is an eternal life-creating force. And his Marathi book breaks that notion, and he's written it. I found it very layered and interesting when he titled his Marathi book as "Anna hai Apurna Brahma," which means food is an incomplete reality. So some Marathi people took offense to it because they were like, how can he kind of make fun of our prayer? So I was shocked too ki how can he, I mean, why did he change? My question was not how, but my question was why, and the answer was obvious. But when I spoke to him, he told me that he never intended to make fun or anything. He simply stated the fact. For them, food was an incomplete reality. So obviously that becomes the title of the book. पूर्ण काय असतं त्याच्यामध्ये षडरस असावेत वगैरे सगळं ना ते. आमच्या रसच नव्हतं ना, विटलेलं वगैरे खाणं. म्हणजे ते आपल्याकडे ज्या तीन जे फूड आहेत, सात्विक, राजस आणि तामस. आम्ही तामसीमध्ये पण येत नाही.
त्याच्या खाली कुठेतरी आहे. आणि जे मिळेल ते खाणं, तर हे पूर्ण कसं असतं पूर्ण ब्रह्म ना. आमचं अन्न हे अपूर्णच ब्रह्म आहे. ते आमच्याकडे ते चवच नाही कुठली. एकच काहीतरी आज पण मी एकच भाकरीने ठेचा खरडा खाऊ शकतो. म्हणजे ते घरून आलेलं आहे, म्हणजे ट्रॅडिशनली. त्यामुळं ते आमचं हे पूर्ण ब्रह्म अपूर्ण ब्रह्मच आहे ते आमचं. आमच्या पुरतं बोलतो मी कोणाला एक शिवाय दिलेला नाही त्याच्यामध्ये. त्यामुळे त्यांना वाटतं आणि आपलं पूर्ण समजावं. आमचं आपण आम्ही आमचं खातो, तुम्ही तुमचं खा. आधीच सांगितलं थोडं. Any more questions? Also, Shahuji has a very interesting, let's take the questions. But till they ask, I would like to share that he has a very interesting analogy that he says that their community was forced to eat tamasic food. Tamasic is something which is stale, which is, there are many explanations to that. But nowadays people are buying that food. Pizza, burger, all this fast food is tamasic food. So where is the difference? फक्त मी एकदा बोलतो एक सेकंद. आता मला सांगा की आपल्याकडे सांगितलेलं आहे आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये की माणूस जसं खातो तसे वृत्ती बनते म्हणून. ओके, मग सात्विक खातो त्याची वृत्ती खूप छान बनते, तो मोठा होतो है ना. तर आता तुम्ही पिझ्झा, बर्गर, मॅगी हे काय भारतीय आहे का? कुठल्या कडे तुम्ही आणणार आहात तुम्ही, मग तुमची वृत्ती कशी बनणार आहे आता? हा पण प्रश्न तिथे समोर आहे. साहू जी ने एक बार बीच में बोला था कि दुख जब बहुत बढ़ जाता है तो हंसी आ जाती है. राइट. तो उस पर मुझे बस एक शेर याद आ गया था, बस वही बोलना चाहता हूँ. रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई. ये गालिब का शेर है. धन्यवाद. Any more questions? Because if not, we... तमाशामधले जे बतावणे असते ना, म्हणजे एक मिनिट, ही कारुण्यात ना, म्हणजे दुःखाच्या टोकातून आणलेलं असतं सगळं ते. ऐकलं असेल ते दुःखाचे टोक असतं ते, मग तिथून हसू सुरू होतं. असं आहे ते. त्याला ब्लॅक कॉमेडी म्हटलेलं आहे इंग्लिशमध्ये. Hi. So usually, like I read somewhere that people who are deprived of food usually have spicy food because that is how they put taste in their food. So is this something that you also noticed? Is it something that is also documented in the book? I just wanted to know. Also, when you talked about, there was this particular section and the word that kept coming to my mind is resilience. That is all I can say about the community. That I think it was when you mentioned. Can you remind me? Sorry, but the word, I think all of it, every little bit. Every little bit of it is about the story of resilience. So that's just one word that kept coming back to me to describe the community. But yes, about the spicy food, I'm just intrigued about that. तिने विचारलंय की जेव्हा अन्नाचा अभाव असतो तेव्हा मसाले म्हणजे मिरची वगैरे जास्त तिखट करण्याचा कल असतो का? एक बरं झालं ते प्रश्न चालते. आपल्याकडे एक मराठीत म्हण आहे की कानामुळे तिखट झाली, कानामुळे तिखट झाली. पोर्तुगीजांनी मिरची आणली आपल्याकडे ना, त्याच्या मिरच्याच नव्हत्या आपल्याकडे, आणि मिरी आम्हाला परवडत नव्हती. मिरी परवडत नव्हतं, मिऱ्या खाणं परवडत. Portuguese people brought the chilies in our country. That was in 15th or 16th century, and before that black pepper was the commonly used spice. I mean, there was of course garlic and ginger, but black pepper was something which was they couldn't afford. तर ते म्हणून तुम्हाला खुन्नस म्हणून आम्ही तिखट खाल्लेलं आहे. तुम्ही मिऱ्या खाता ना, आम्ही तिखट खातो. So if you can eat black pepper, we can eat this cheap and more spicy chilies. Is what. आपल्यात आम्ही खाऊ ना काय खायचं तेवढं, असं आहे ते. म्हणून ते मिऱ्याला तुम्ही बघा, म्हणजे दक्षिण भारतातल्या जेवढे मठ आहेत ना, तिथे जेवणामध्ये आज सुद्धा
आता मिरी वापरतात, ते ते मिरची वापरत नाही. दक्षिण भारतातल्या सगळ्या मठांमध्ये आज सुद्धा प्रसादामध्ये जेवणामध्ये मिरची वापरत नाहीत, कारण ती मिरची ही परदेशातून आलेली आहे. मिरी वापरतात. मग आम्ही त्यांना खुन्नस म्हणून मिरची खायला सुरू केलेली आहे. तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे तिथं मिरची खायला? Yeah, the screen in front of us is telling us to please wrap up, so we shall do that. But thank you so much for listening and participating. And is there anything you'd like to say before we wrap, sir? कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, we do have a couple of seconds if you want to wrap up. A few last thoughts if you have. Yeah, so in all these things, Shahuji had also made a very interesting comment, because my work involves working with matriarchal communities, and there I have seen this custom where in times of feast and any special occasions and even daily things, the women are served first. The men cook and women are served. And I was surprised to see that even Dalit communities, that was the tradition, that on special occasions women would be served first. आणि एवढंच नाही तर आमच्याकडे आज सुद्धा सगळ्यात म्हणजे आधी बायका जेवतात सगळीकडे, आणि दुसरं म्हणजे आमच्याकडे आज सुद्धा पुनर्विवाह ही काही वाईट गोष्ट नाहीये. Yeah, so in their communities, remarriage, second marriage, leaving your husband, like he uses he says that in a very funny way. So अन्न आणि बायका हे दोन्ही सारख्या समूहाचे आहेत. food and women both are same. Both have a same. Thank you. Can we have a huge round of applause?